Yes. Yes. So that Amanat, Gujarat, Ediba, Mohammad Jahid, Manat, Gujarat. का आई डिस्कनेक्ट हो गया और you can inform, she can join if want. अब देखो बायो एप्लीकेशन इन मेडिसिन वी हैव टू स्टार्ट राइट. प्लांट तक आपका हो गया था. तो मेडिसिन में जो है दो ज्यादा चीजें नहीं है. नंबर 1, अभी मैं बुक शेयर नहीं कर रहा आपको. एप्लीकेशन जो मेडिसिन में है वो आप खोल लेंगे. पहले इंसुलिन का आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर, लेकिन पहले यहाँ पर मैं डिस्कस आपको कर देता हूँ. एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन वी हैव टू स्टार्ट. तो इसमें दो बातें हैं. एक तो इंसुलिन प्रोडक्शन है और दूसरा है एडीए डिजीज. तो इंसुलिन का तो हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. आपके पास बुक हो तो अपनी 210 पेज खोल लीजिए. बायो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन. इनमें आपके दो बातें करनी है. एक आपका इंसुलिन प्रोडक्शन और नंबर 2 में यू हैव टू स्टडी जीन थेरेपी. बिसाइड्स दिस एक दो हम लोग और भी डिस्कस कर लेंगे. दो चीजें हमारी सिलेबस में है. पहले बुक की चीजें देखें. तो इन इंसुलिन जैसे हमने फर्स्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे या पढ़ चुके थे कि इंसुलिन में ह्यूमन इंसुलिन जीन, इंसुलिन जीन हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द ई कोलाई. ये हम लोग पढ़ चुके. ये जो है बोयर एंड कोहेन नहीं किया था. अब ये कमर्शियल यूज इसकी कैसे हो रही है. ह्यूमन का इंसुलिन जीन आपने ई कोलाई में डाला हुआ है. तो अब हम इस पे बात करें इंसुलिन के बारे में. फर्स्ट जो आप देखोगे, जो आपका 211 पेज है उस पर डायग्राम बनी हुई है. तो नॉर्मल जो इंसुलिन बनती है इन द पैनक्रियाज, प्रो इंसुलिन. तो प्रो इंसुलिन में क्या होती है, 3 चेन बनती है. पहले यहाँ पर आ जाए, हम लोग इंसुलिन की बात कर लें. तो इन पैनक्रियाज दे फॉर्म प्रो इंसुलिन और इनमें 3 चेन बनते हैं. ए चेन, बी चेन और सी चेन. 3 चेन बनती है. वन इज ऑफ जो है ये जो है 21, एक 30 और ये जो लॉस होना है ये 33 एमिनो एसिड. 21, 30. अब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, तो इन पैनक्रियाज जो इंसुलिन में ये थर्ड पार्ट जो है इट इज लॉस्ट. सी इज लॉस्ट. ये खत्म हो जाता है. एंड ए एंड बी कंबाइन टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज to form functional insulin. तो बच्चे फंक्शनल इंसुलिन में 21 + 30 51 एमिनो एसिड होते. अब ये एक मिनट, ठीक है. अब ये दिक्कत इसमें है. अब देखो बैक्टीरिया में ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज हमारे आप में बनाती है वो बनाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. अब ये बातें यहाँ नहीं लिखी. डाइसल्फाइड लिंकेज जो ये ज्वाइन कर रही है इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज. ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है बनाती है. अब बैक्टीरिया बीइंग ए प्रोकैरियोट, इनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होती. तो क्या करते हैं, ये जो जीन आपने इसे ट्रांसफर किया हुआ है, तो बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग ओनली ए एंड बी चेन.
और इसको जब हमने पढ़ा था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दोनों को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेते हैं। तो ये बन गया जो इंसुलिन है मार्केट में आ रही है, दिस बाय दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ट्यूम्युलिन और ह्यूमन इंसुलिन। यदि आपके अगल बगल किसी को इंसुलिन की इंजेक्शन लग रही हो तो उस फाइल पर आप देखो लिखा होगा ह्यूम्युलिन। तो अब ये टेक्निकल हो गया ह्यूमन इंसुलिन। अब इसमें आपसे पूछेगा 2-3 क्वेश्चन, इतनी सी बात है। अब इट इज आइसोलेटेड एंड आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड लिंकेजेस में, अब ये चीजें ये बनना, यहाँ पर जो रिकॉर्ड है 1983 एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका इज प्रोड्यूसिंग। हालांकि ये 1980 में ही दूसरी कंपनी बना ली थी, लेकिन अब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो बुक में है विच कंपनी इज प्रोड्यूसिंग ट्यूम्युलिन और व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, आंसर होगा 1983 बाय एली लिली कंपनी। और दूसरा हो गया जो आपका 211 में चेन बना हुआ है प्रो इंसुलिन और नीचे में ए बी और सी पेप्टाइड रिकॉग्निशन ऑफ डायग्राम। इतनी सी बात यहां से है इंसुलिन। और मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद जब आप जाओगे 210 पेज के लास्ट लाइन में पढ़िए, वहां इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो कैन वन टेक इंसुलिन ओरली, आप क्या इंसुलिन की टैबलेट ले सकते या दे सकते? तो आंसर इज नो। क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज ये जो है इंसुलिन जो है तो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, तो इट विल बी डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। जैसे ही एक भी बाउंड टूटा इट विल बी बिकम इनएक्टिव। तो आपके जो पेज नंबर 210 है, तो उसके सबसे लास्ट लाइन में लिखा होगा, देखो, think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. The answer is no. Answer is no. Why? Because it will be digested by the by the stomach as it is protein. Clear? अब आपको क्वेश्चन एक क्या हो गया, दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 मार्क्स। Which company started producing insulin? When it was started? 1 + 1 2। तो आंसर आएगा एली लिली कंपनी, ईयर होगा 1983, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रोसेसिंग is done for obtaining insulin from E. coli? तो इसमें वही आंसर आएगा, ए एंड बी चेन आर आर्टिफिशियली obtained and disulfide linkage is created. तो 211 पेज में जो इंसुलिन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन देखिए, वहां से आंसर है, लिखा होगा चेन ए एंड बी वेर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। चेन ए एंड चेन बी वेर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली and extracted combined by creating disulfide bond to form human insulin. अंडरलाइन करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए ह्यूम्युलिन। अरे भैया, अपकमिंग
कोविड वैक्सीन, इंसा अब आ रही है, सो रही थी, रुको जो एडमिट करो उसको पहले। इंसा यू आर लेट, थोड़ा सा लेट हो गया। अभी बच्चे लोग इंसुलिन बनवा लिए हैं पंख फैक्ट्री में। भैया कोविड की वैक्सीन जो है ऐसा है, इससे इसका कोई इंसुलिन कैसे होगा? इंसुलिन जो है तो हार्मोन है जी। कौन पूछ रही? अमानत जी। वैक्सीन में और हार्मोन में फर्क है। हार्मोन जो है ये तो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, ये तो बेसिक चीजें हैं। फिर सुनो आप ठीक से, हम लोग डिजीज में पढ़ चुके हैं, वैक्सीन जो होती है ना वो एंटीबॉडी बनवाती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और ये तो हार्मोन है। क्वाइट डिफरेंट मैकेनिज्म है दोनों का, नोट कर लीजिए। होता है सिलेबस में बता दूं, 2-3 चीजें नोट करो, यदि डाउट है तो। अब देखो थोड़ा सा इनको अमानत जी को आ गया, तो फिर भी कि कोई आप इसमें हेजिटेट नहीं करोगे। जो बच्चे को डाउट समझ में है, एंजाइम, हार्मोन, वैक्सीन, सारे अलग अलग है। अब कभी ये सिलेबस होके रिपीट में जब हम आएंगे तो कोविड वैक्सीन जो अब मार्केट में आ रहा शुरू हुआ, डिफरेंट कंट्री में अलग अलग हुआ है, तो आप उसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं, जो कहाँ कहाँ किन की वैक्सीन में क्या क्या एबिलिटी आई है। दैट आई एम इन द टच, वो बता दूंगा आपको कोविड। तो कोविड वैक्सीन का मतलब ये होगा जो हमारी अपनी जो एंटीबॉडी है वो बने, एंटीबॉडी बने जो उसको, उस वायरस को मार दे, ये बात करनी है। और मैं आपको बताऊं, यदि जिसकी इम्यूनिटी बहुत हाई है उसे नहीं होता। अब आप देखो, आप यदि स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आप देखो रोड के किनारे अभी भी जो मजदूर बैठे हैं और काम कर रहे हैं, एक भी एग्जाम्पल आप दिखा दो जिसको कोविड हो। और जितने बड़े बड़े हैं जनरली उन्हीं को रहा, जो जितनी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में शुरू से रहा है तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। विदेशों में रहने वाले जो हाई फाई में रह रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो, और जो बचपन से पूरा एक्सपोज हुआ है उसकी इम्यूनिटी हाई हो। आप भी गौर करिए, अगल बगल देखो, कहीं पर जो किनारे में मजदूर हैं उसके बच्चे हैं, कहीं किसी को कोविड, ना मास्क लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है जो उनके पास वायरस नहीं आते होंगे, वायरस आते होंगे, उनके एंटीबॉडी बहुत हाई है, एंटीबॉडी बन रहे हैं शुरू से। चलो एनीवे, उस पर फिर हम बात कर लेंगे डिजीज वैक्सीनेशन में। अब हमारे पास बात करो जीन थेरेपी की। इसमें तो कुछ बातें नहीं था, अब हम बात कर रहे हैं इसमें। आप आज मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं आपको, बिकॉज वी हैव चेंज द लैपटॉप। अब जीन थेरेपी, तो देखो थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो अब जैसे आपने नाम ये जीन थेरेपी में हमको पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा कीमोथेरेपी। देखिए वो ट्रीटमेंट विथ केमिकल कीमोथेरेपी, रेडिएशन से ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, मोस्ट कॉमन वर्ड फिजियोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी, बहुत सारे वर्ड हैं, वाटर से ट्रीटमेंट, हाइड्रोथेरेपी। तो इलाज जो है वो यहाँ पर जीन से इलाज हो रहा है किसी डिजीज का, उसको बोला जीन थेरेपी। अभी जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे और इस पे लिखा हुआ है 4 इयर्स के बच्ची पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। क्लास अब खत्म होते ही उस बच्ची का फोटो उस डॉक्टर के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जब वो ट्रीटमेंट सही होकर बाहर आ रही थी। तो आपको एक अच्छा लगेगा चैप्टर पढ़ के। तो यहाँ बुक में दिया हुआ है आपके पेज 211 पर, जीन थेरेपी के सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year चाइल्ड। उस चाइल्ड का नाम फोटो में भेजूंगा। अब इस बात पे देखो, तो
कोई भी डिजीज, अब मान लो यहाँ कोई भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज अल्टीमेटली हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डीएनए, डीएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनाती, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बना देती, और ये प्रोटीन कुड बी एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी हो सकता जो आपका काम करता है। तो डीएनए बना रही है। अब यदि डीएनए ही डिफेक्टिव हो गया तो आपकी आरएनए डिफेक्टिव है, आपको प्रोटीन नहीं बनेंगे, आप एंजाइम नहीं बनेगा या हार्मोन नहीं बनेगा, डिजीज होगी। लेकिन आप किसी तरीके से इस जीन को ठीक कर दें, अंदर में जीन से ट्रीटमेंट कर दें, तो उसको बोलेंगे जीन थेरेपी। तो अब देखो, क्या जीन थेरेपी हर बीमारी का इलाज, हर जेनेटिक डिजीज का इलाज हो गया है? नहीं। ये जो डिजीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बुक में लिखा है एडीए, एडिनोसाइन डीएमिनेज, और इसका एक्चुअल नाम है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये बगल में लिख दो, बुक में ने केवल यह लिखा है, बट इट इज SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें अब क्या हो रही है, हम लोग कई बार बात किए, ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में जो बच्चे 11th में थे वो पढ़े होंगे थे, या वैसे भी पढ़े होंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स बहुत तरह के होते हैं, और यहाँ लार्ज चेन यहाँ से बनना शुरू होता है सेल से, और वही RBC, WBC और प्लेटलेट बनाते। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है। WBC में आपने पढ़ा होगा ग्रैन्युलोसाइट। अब इसमें हमको एक बात करनी है, यदि एक एंजाइम जो है ये एडिनोसाइन डीएमिनेज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब हम लोग इसको बी एंड टी लिम्फोसाइट हम पढ़े हैं ऑलरेडी, जो एंटीबॉडी बनाने के लिए आगे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसका अब ये है इन शॉर्ट, जो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, और यदि लिम्फोसाइट नहीं बना तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और एंटीबॉडी हम लोग 151 पेज पर, इसको मिटा रहा हूं मैं, यूं स्ट्रक्चर पढ़ चुके, ऐसे एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बहुत तरह की हो रही है। अब अभी कोविड में भी आप कोविड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो इस बीमारी में क्या होगा, ये एंजाइम ही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो आप कुछ भी कर लो, एंटी टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स ही नहीं बनेगा इधर, तो एंटीबॉडी कहां से होगी? तो ये बच्चे जो हैं, ये डाइज इन अर्ली चाइल्डहुड। अब ये पैदा हो गए, इनके पास इम्यूनिटी नहीं है, तो इम्यूनिटी नहीं है तो इनको आप पहले क्या करते थे, जब ये डिजीज पता चल गया कि भैया इनको एडीए है या SCID है, ऐसे बच्चा पैदा हुआ, तो इसे स्टेराइल कंडीशन में रखो हॉस्पिटल के अंदर, जो कुछ भी एक्सपोजर ना हो। लेकिन कितने दिनों तक आप इसको इन्वायरमेंट से बचा के रखेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली एंटीबॉडी ही हमको बचाती है।
आप एंटीबायोटिक खिलाते हो, सुनिए बात, एंटीबायोटिक आप खिलाते हैं वो बैक्टीरिया को मारेगा, लेकिन कोई नॉर्मल वायरस आया, बैक्टीरिया आया, उसको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय तो एंटीबॉडी ही करेगा। एंटीबॉडी नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं होना। एड्स में क्या होती है, धीरे धीरे एंटीबॉडी खत्म होती है, और इस डिजीज में ये लिम्फोसाइट बन ही नहीं रहे बाय बर्थ, तो एक्सपोज होता है, मर जाता। तो पहले ये लोग एक 6 महीना साल भर तक हॉस्पिटल में रखते थे। एक उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, जो एक जॉन नाम का बच्चा था, 5 साल तक उसको रखा, अल्टीमेटली उनको मर जाता। लेकिन अब देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुई। यदि आप इस एंजाइम बनाने वाला जीन उसको डाल देते हैं में, ये जीन जो डिफेक्टिव है तो वो ठीक हो जाएगा। तो अब ये कैसे डालेंगे, इस पर यही बहस, यही समझाना है हमको। उसके बाद इसमें लाइन और क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अब इसमें क्या होती है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो इलाज इनका जो है वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी आपको पता है आप एंजाइम उसको इंजेक्ट करते रहिए, बट इट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। हमारा पहले पर्पस देखो, जो ये डीएनए से जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें डीएनए डालना है। तो इसमें हम लोग जब वेक्टर पढ़े थे तो एक वेक्टर आया था रिट्रोवायरस। ये ऐसा रिट्रोवायरस है जो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है एड्स की तरह। तो अब इसमें पहले समझा देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक डोनर डोनर कोई जो आदमी ठीक ठाक है, उस डोनर का बोन मैरो लेंगे। पहले आप समझ लो डायग्राम, फिर बात करें। यहाँ पर आपने ले लिया बोन मैरो, क्योंकि ब्लड सेल्स बच्चे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। यदि आपको कभी लगे जो बोन मैरो कैसे लेंगे, फाइका का क्वेश्चन है व्हाट इज एडीए। बच्ची एडीए का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम, लिख लीजिए, which is needed for the synthesis of lymphocyte। अब यदि थोड़ी सी नजर डाला दो आप, जो भैया ये कौन सा होगा, तो एडिनोसाइन भी आप जानते हैं, एडेनिन और शुगर, उस पर से एडेनिन जो है 6 अमाइनोप्यूरिन, उसका अमाइनो ग्रुप को हटाने वाला एंजाइम। वो यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन नाम से तो हम पकड़ सकते हैं ना, एडिनोसाइन डीएमिनेज। क्योंकि जब लिम्फोसाइट बनता है तो उस रास्ते में एडिनोसाइन का जो एमिनो ग्रुप है उसको हटाना पड़ता है, वो तो उनकी बायोकेमिस्ट्री है। बट आपने पूछा व्हाट इज एडीए, तो बच्चे लिखेंगे इसे एडिनोसाइन डीएमिनेज, इट इज एंजाइम, it is an enzyme required for the synthesis of lymphocyte। और ये एंजाइम जो बनेगा बच्चा डीएनए पर, और डीएनए डिफेक्टिव है, हमको बदलना है इस डीएनए को। अब उनका रास्ते एडीए के लिए अब हम प्रोसेस बता रहा हूं आपको। अब इसमें क्या करेंगे, इस सबसे पहले डोनर वाला ये जो आपने बोन मैरो से लिया है, अब आप कभी पूछिए जैसे कौन सा बोन मैरो से लेंगे, बोन तोड़ना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले ये करने के बाद। ये बता देता हूँ तो यदि आपके दिमाग में आए कि बोन मैरो कहाँ से लेगा, क्या होगा डोनर का, वो सब बता। तो इस पर आपको इसने आपने दिया रिट्रोवायरस। ये रिट्रोवायरस क्या करता, तो लिम्फोसाइट के अंदर इन्फेक्ट, ये मान लो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है, इसको इन्फेक्ट करता और ब्रेक कर देता, और पूरे पूरे वायरस बाहर आ जाता, जैसे एड्स में हुआ था वैसे।
तो आप ये कर सकते हैं, इनको रिट्रोवायरस, या लिखा है रिट्रोवायरस इन्फेक्ट्स लिम्फोसाइट एंड बस्ट इट, उसको तोड़ता है ये नॉर्मली। लेकिन हम इसका यूज करेंगे ट्रीटमेंट में, जैसे टीआई प्लाज्मिड था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब चलो, तो अब क्या करेंगे, अब देखो पहले अब बोन मैरो हुआ, अब जब ये इन्फेक्ट करके निकलेगा, ये पता हो गया जो रेट्रोवायरस जो है वो इसको इन्फेक्ट करता और बर्स्ट होके बाहर आता। तो इसको ऐसे इंजीनियर किया हुआ है, जो रेट्रोवायरस जो है वो एडीए, अभी हमारे पास दूसरा कलर नहीं है, इसी करता हूँ, ये ब्रोकन लाइन है एडीए जीन। जब वो बर्स्ट किया, इनका डोनर का एडीए जीन लेके आ गया, हालांकि इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसके बाद आपने क्या किया, पेशेंट का भी बोन मैरो लिया, पेशेंट्स बोन मैरो। अब ये जो रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस containing एडीए जीन, इनसे अब इनको इन्फेक्ट कराएंगे। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, इनको डिजार्म्ड। डिजार्म्ड का मतलब ये इनको इन्फेक्ट तो करेंगे लेकिन इनको बस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे टीआई प्लाज्मिड में आपने देखा था, तो टी डीएनए हटा दिया जाता कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ भी एक इंजीनियरिंग की जाती है जिससे वो सेल को बस्ट करता है, उसको हटा दिया गया, इसलिए यहाँ लिखा गया डिजार्म। अब जब ये इन्फेक्शन किया इस लिम्फोसाइट को पेशेंट के लिम्फोसाइट को, जहां पर डिफेक्टिव एडीए जीन था, ये वायरस जो है वो एडीए जीन लेके यहाँ इनके अंदर घुस गया। अब इनके लिम्फोसाइट में आ गया एडीए जीन। अब इसे कल्चर करते हैं तो इसका नंबर बढ़ जाता, और इट इज डिजार्म्ड को मैं मिटा रहा हूं, री इंजेक्टेड इन पेशेंट। अब इसको पूरा फिर उनके पेशेंट के बोन में आपने इंजेक्ट कर दिया, तो अब ये लिम्फोसाइट एडीए जीन लेके चली गई, तो अब एडिनोसाइन डीएमिनेज बनेगा, फंक्शनल लिम्फोसाइट बनेंगे और डिजीज ठीक हो जाएगा। बता रहा हूं बच्चे, पहले इसको नोट कर लो। और अमानत का है जो व्हाट इज हीमोपायोटिक स्टेम सेल, वो भी बता देता हूँ, की बात हुई थी एक बार। इनको ये आपको नोट हो जाए या समझ जाए तो आपने लिख देना डन। यहाँ मैं तुम्हारा क्वेश्चन तब तक लिख के छोड़ता हूँ। हीमोपायोटिक स्टेम सेल, और इसका पिक्चर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओरिजिनल कलर्ड पिक्चर भी आपको मैं आज मिलता, एक इसका एक इस बच्ची का जिसका फर्स्ट टाइम सही हो, दो पिक्चर, तो आपको और ज्यादा क्लियर। पहले ये नोट हो जाए उसके बाद डन। अरीबा वजारत, ठीक है, डन। तो अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये प्रोसेस है। अब इसमें इसने पूछा हीमोपायोटिक स्टेम सेल्स, तो बच्चे हीमोपायोसिस कहते हैं, हीमोपायोसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल।
इज कॉल्ड हीमोपायोसिस। और बोन मैरो में जो सेल, एक सेल होता है जिसको कहते हैं स्टेम सेल, बिकॉज इट कैन फॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। मैं इसका ब्यूटीफुल कलर्ड पिक्चर भेज देता हूं, याद रहेगा, इस क्लास के बाद ही भेजूंगा। इनकेस आपको मिस होता है तो मैसेज डाल, तो एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टेम सेल्स आर दोज व्हिच कैन गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ सेल्स। इसको प्लूरिपोटेंशियल भी कहते हैं, प्लूरिपोटेंशियल यानी हर चीज बना सकते। इसके बाद जब ये डिवीजन शुरू होती तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है और इट बिकम बाइपोटेंशियल, यानी दो तरह का। अब इसी में फिर रास्ते निकल जाते हैं धीरे धीरे। एक चलेगा रास्ते से आरबीसी बना लेगा, न्यूक्लियस निकल जाएगा, तो ये बाइपोटेंशियल बाद में हो जाता है मोनोपोटेंशियल। तो इनकी एक लंबी चेन है। तो स्टेम हेमोपायोटिक स्टेम सेल्स आर दोज which can give rise to all types of blood cell। ठीक है बच्ची, अमानत, ठीक है। तो जीन थेरेपी क्लियर हो गई। अब इससे क्वेश्चन बना लेते हैं। अब इसमें, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, expand and explain ADA। What is small c DNA? अब इसके बारे में हमने पहले अभी कोई बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन डाला, पूछेंगे तब बताएंगे। What are various methods to control ADA deficiency and what is the permanent cure? अब देखो इसमें ये आप कर लोगे, इसकी हमने डिस्कशन में कोई जिक्र नहीं की CDNA इन बीच में, क्योंकि अब उस समय में कंफ्यूजन क्रिएट करता। अब जब आप 211 पेज देखोगे तो वहां लिखा होगा ADA CDNA, ये फंक्शनल ADA CDNA। तो CDNA का, अब इसका भी आंसर मैं बताऊं। CDNA कहते कॉम्प्लीमेंट्री DNA। C मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA हम लोग पढ़ चुके हैं रिट्रोवायरस में, जब इसमें एड्स में जब RNA के ऊपर DNA बनती है। तो अब ये है, जो ये वायरस तो रिट्रोवायरस है, RNA वायरस है, तो ये लेके जाएगा कैसे, ये इस फॉर्म में लेके जाएगा। दैट्स व्हाई गिवन CDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। दूसरा ये है जो व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी आप इस एंजाइम को दे रहे हैं, उसको बार बार इंजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज आल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर। दूसरा ट्रांसफर ऑफ ADA जीन आफ्टर बर्थ।
जो भी हमने डिस्कस किया। तो अब मान लो 4 साल के बच्चे पर या 5 साल के बच्चे पर आपने बोन मैरो में डाला, तो बोन मैरो में तो सर्टेन अमाउंट आपने डाला नंबर ना, ये मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट इन कोर्स ऑफ टाइम इनकी नंबर घट सकती बोन मैरो में, क्योंकि सारे बोन मैरो 100% तो आपने नहीं बदला। तो you have to do the same process repeated, but same if it is done at embryonic stage, ये process, तो that is the permanent cure, transfer of ADA gene during embryonic stage, it is a permanent cure। तो इसके लास्ट लाइन में दिया हुआ है, क्लियर? व्हाट इज द परमानेंट क्योर? परमानेंट क्योर तो 2 and 1 का लास्ट लाइन आप देख लेंगे। अगले दिन फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो इनको बुक को शेयर कर देंगे, लिखा होगा वहां प्रोड्यूसिंग ADA cells into the early embryonic stage and it could be the permanent cure। तो ये मेडिकल में 2 आपको डिस्कस, पर इतनी ही नहीं है। अब आजकल बहुत सारे डिजीज में बायोटेक्नोलॉजी का रोल हो गया, सर्टेन केमिकल आप बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, दैट इज द रूल। अब यहां तक आप देखो कोई दिक्कत है तो फिर आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, वहां समझना है। 2 मिनट इनको चेक करिए, उसके बाद 2 and 2 पर आ जाइए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बीच में काफी गैप हो गई है, तो सिलेबस थोड़ा और चल करना है, ये तो खत्म ही हो जाएगी। बच्चे एनी डाउट? यदि डाउट ना हो तो आप लिखते नो डाउट, डॉट है तो डॉट लिखिए। 2 मिनट में पढ़ना चाहते हैं 2-3 मिनट में रीडिंग मार दो, नहीं तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस शुरू करेंगे। आराम से देखिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत। आप देख लो, तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ क्या क्या डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कहा आपने प्रोब लिखा है, प्रोब नहीं होगी बच्ची, प्रोब लिखना चाह रहे होगे आप, PROBE, चेक करिए, क्या आप प्रोब लिखना चाह रहे थे? हाउ डज ए प्रोब लिखे हो, मिस्टेक से टाइप हुआ है गलत, प्रोब PROBE, यस। प्रोब पहले कहीं आई है, प्रोब वर्ड आपको DNA फिंगरप्रिंट में भी आई। अब मैं अभी बताता हूँ, ये यहाँ पर आएगा प्रोब और प्रोबिक। तो आपने प्रोब जो यहाँ पर है वो यहाँ ऑलरेडी आप DNA फिंगरप्रिंट में हम लोग देख चुके हैं, फिर दोबारा से देखेंगे। प्रोब का वर्क यहाँ पर आएगा। अब आप सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यहाँ पर बच्चे आपको प्रोब में डिटेल बता दूंगा फिर। अब नॉर्मल जो डायग्नोस्टिक मेथड है नॉर्मल केसेस में, जैसे अब टाइफाइड हो रही है, काफी दिनों तक बुखार हो गया, डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा है जो भाई बुखार क्यों हो रही है, हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए,
अरे चलो विडाल करा लो, विडाल टेस्ट। तो विडाल में देखते हैं, डाइल्यूशन देख रहे हैं, तो काफी दिन बुखार चल गई लंबी, तो भी विडाल पॉजिटिव नहीं आ रहा है डाइल्यूशन। फिर वेट करते हैं, तो इट टेक्स अ टाइम, तब तक आप भी बीमार ज्यादा लंबा हो गए। तो कन्वेंशनल जो डायग्नोसिस का मेथड है वो तब आता है जब कोई टॉक्सिन, कोई चीज जब एक्स्ट्रा बनने लगता है। लेकिन इन द सेम थिंग, यदि हमारे पास कोई ऐसी मेथड हो जो बहुत अर्ली में ही हमको बता दे, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मेथड यही है। मॉलिक्यूलर मेथड जो है ये रैपिड एंड करेक्ट मेथड है, which can be used to detect different types of disease। क्वेश्चन बाद है, पहले इसको समझ। पीसीआर हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। तो इसमें किसी की कोई डिजीज जो है आप पता लगाते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ पैथोजन। नॉर्मल केसेस में यदि किसी का पीसीआर हम लोग 202 पेज पर पढ़ चुके हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। अब यदि आपको आपने पीसीआर किया, किसी माइक्रोब्स का डीएनए आपको मिल गया, क्योंकि अर्ली स्टेज में तो आपको सिम्टम पूरा, आपकी जो टॉक्सिन्स है वो आएगी नहीं, तो आप पीसीआर से कंफर्म कर दोगे भैया इसमें तो मान लो टाइफाइड का ही वायरस का बैक्टीरिया का डीएनए चल रहा है, तो आप पहले ही इलाज कर दो। अब एलाइसा का हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पर, तो एड्स में। फुल फॉर्म इनका आप पढ़ चुके हैं, एनीबॉडी कैन राइट, बिना देखे हुए लिख सकते कोई बच्चे। मुजरत एलाइसा का फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड, राइट, वेरी गुड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। फुल फॉर्म इनका है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन से, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन से आप डिजीज पकड़ते हैं, नॉट बाय डीएनए, एंटीजन। और हाइब्रिडाइजेशन में प्रोबिंग मेथड से यहां आप फॉल्टी डीएनए, फॉल्टी डीएनए को पकड़ते हैं, डायग्नोज करते हैं, यानी कुछ ऐसे डिजीज जो डीएनए में चेंज होने के कारण है, तो आपको वो हाइब्रिडाइजेशन से। अब हम तीनों को फिर से बताएंगे, पहले अब बुक में देखें जो प्रेजेंस एलाइस पीसीआर से कौन कौन चीज आप डिटेक्ट कर सकते। तो ये वहां पर था 156 पर एचआईवी के केसेस में, but it is also utilized for detection of AIDS. Certain type of cancer, पहले टेबल बना देते हैं, फिर आप क्वेश्चन जितने तरीके से बना लो। तो पीसीआर नाउ routinely used in HIV suspected patient, में लिखा होगा, powerful technology identify many genetic disorders। सर्टेन कैंसर में है, जेनेटिक डिसऑर्डर में है, कई जगह यूज होता है। अब यहाँ पर जो है इनका प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पर आपका कोई भी डिजीज बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इनका प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब जैसे इसका कई जगह होता है, जैसे अब डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी है, ब्लड ग्रुप की डिटेक्शन है,
ये सारे आप इसी से तो करते हैं, और HIV के केसेस में भी करते हैं। तो अब यदि मान लो बोर्ड में HIV और एड्स में वहां पर दिया है एलाइसा और यहाँ पर HIV में दिया PCR, तो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द मेथड टू डिटेक्ट एड्स, तो आप टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आप क्या करोगे, तो यहाँ PCR स्लैश मार के एलाइसा लिख देना, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया है यदि आपको पता नहीं है तो आप दोनों ही लिखिए, दोनों लिखा रहेगा तो आपको नंबर नहीं कर सकते। मान लो अपनी मन से उन्होंने यहाँ से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से क्वेश्चन किया है और आप लिख रहे हैं एलाइसा, तो उनके पास मौका रहेगा नंबर काटने का। और जो वहां से किया है एलाइसा लिखेंगे, PCR लिखेंगे, नंबर काटे। हम ऐसे करके जब ऐसा मौका लगे तो ये स्लैश लेके काट कर लेंगे आप। इस तरह की नौबत जो है इंग्लिश में बहुत आती है, इंग्लिश वाले सब बताएंगे। अब यहाँ पर 40 DNA से होता है। अब जैसे डिजीज में लिखता हूँ क्रॉन, CML टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, ब्लूम सिंड्रोम है, और भी बहुत सारे 40 DNA को आप पकड़। हाइब्रिडाइजेशन भी कई तरह के होते हैं कि मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं मिटा दूं और इसी फॉर्म में आप बुक पर कन्वर्ट करिए या कॉपी पर कन्वर्ट करिए। अब इसको मिटा दो, PCR जैसे कर रहे हैं तो डिफेक्टिव DNA आपको अगर जेल में दिख गया तो आपने इनको प्रेजेंट कर दिया। अब एलाइसा के केसेस में क्या होती है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो इसमें प्रिंसिपल क्या होती है, फॉर दिस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में, अब इसमें एक माइक्रो एरे ऐसे करके एक बनी होती है, इसको बोलते हैं माइक्रो एरे स्लाइड। आज निकाल लेता हूँ, स्लाइड है मेरे पास, निकल पाया तो मैं कल दिखा दूंगा। अब इसमें छोटे 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 गड्ढे हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें पहले मान लो सैंपल ले लिया, ब्लड सैंपल, सैंपल ब्लड। अब किसी मान लो आपको एक्स एंटीजन देखना है कि नहीं, क्योंकि एंटीजन इज ए फॉरेन सब्सटेंस। यदि ये फॉरेन सब्सटेंस है तो डिजीज है, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डालेंगे। एंटीबॉडी तो मेनी टाइप्स, तो एंटीबॉडी से जो एंटीजन बाइंड करता है, यहाँ पर आपने पढ़ा था एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, ये बाइंड करेगा तो यहाँ पर आपको एक कलर देगा। तो दैट कलर विल शो यू दैट एंटीजन has bind with the antibody। तो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा तभी आपको कलर देगा। तो बाइंडिंग हो रही है मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है माने डिजीज है, फिर आप अपना ट्रीटमेंट ढूंढिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एलाइसा। एलाइसा भी कोई एक तरह के नहीं है, आपको सिंपल पढ़ना है। डैक एलाइसा होता है, पैक एलाइसा होता है, सैंडविच एलाइसा होता है, इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। अब हाइब्रिडाइजेशन में अब इनका सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है प्रोब। प्रोब जो है पहले इनके डिफिनेशन लिखे, इट इज ए स्मॉल segment of
डीएनए और आरएनए, ऑफ कोर्स सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। अभी आपसे पूछता है व्हाट इज प्रोब, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो लेवल्ड डीएनए आरएनए। बुक में लाइन आप यहाँ का देख लेंगे, फिर मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ। पेज नंबर 212 के थर्ड पैराग्राफ में, ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोब। अब मैं ये डेफिनेशन लिखेंगे व्हाट इज प्रोब का। अब मैं आपको प्रोब और डिटेल समझाऊंगा। तो ये सिंगल प्रोब जो है वो 3 तरह का। अब जिस बच्चे ने प्रोब पूछा था वो प्रोब जो है डीएनए प्रोब भी होता, आरएनए प्रोब भी होता और ओलिगो प्रोब भी होता। तो ये तो बुक में नाम नहीं डाला, ये नाम डाल दिया, ये नाम डाल दिया। तो प्रोब जो मान लो हम डीएनए प्रोब की करते हैं, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है, ए टी सी जी टी, जिसको आपको पता है। ये स्मॉल सेगमेंट, मालूम डीएनए प्रोब की बात करें तो ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विथ नोन बेस। आपको पता है जो मेरे पास जो प्रोब है, छोटा सा सेगमेंट डीएनए, इसमें ये बेस सीक्वेंस है। आप कहोगे सर ये कहां से लाऊं, तो इट इज आइदर obtained from bacteria or artificially synthesized। चाहे आप बना लेंगे या बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे, यानी आपके पास जो प्रोब रखा हुआ है, आपको पता है जिसे मेरा जो डीएनए है उसका सीक्वेंस ये है, जिसको आप रेडियो एक्टिव करके रखते हैं। ठीक है। अब ये अमानत क्या पूछ रहे भाई, अब आप इसकी डिस्कवरी के बारे में प्रश्न, पहले इसको मैं समझा दूं फिर इस पर सारी मैटर बता दूं आपको। डीएनए आर ए लेंथ इन प्रो वेरिएबल होता है बच्चे, इट इज नॉट फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द जीन, डिपेंडिंग अपॉन द जीन जिसको आपको सीक्वेंस करना है, लिख लीजिए। और एक और भी बता दूं, जब आपने यहां से क्वेश्चन ऐसा किया तो ये मैं बता दूं हर केसेस में, पहला तो ये हो गया जो ये हमेशा रेडी, एक तो इनका बेस सीक्वेंस हमको पता है और इनकी लेंथ वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन जो हम कौन सी डिजीज को डायग्नोज करने जा रहे हैं। जैसे मान लो आप सीएमएल है, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, तो उनके टाइप सेगमेंट ऑफ डीएनए हमको पता है इतना बड़ा होता है, तो उसी के साइज का प्रूफ बनेगा। ब्लूम सिंड्रोम है हमने लिखा, दैट इज ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम नंबर 9, तो उनका सेगमेंट आपको पता करना है तो उनका प्रूफ भी उतना ही बड़ा होगा। तो दिस आर वेरिएबल। अब ये हाइब्रिडाइज कैसे करेंगे पूरा, तो इसके लिए पूरे पहले आपको ह्यूमन सेल कल्चर से बताऊंगा डिजीज, तो क्लियर हो जाएगी दोनों, जो कैसे हम ह्यूमन का सेल लेंगे, कल्चर करेंगे और डायग्नोज करेंगे। उसमें रेडियो एक्टिव के वाला और कलर्ड वाला दोनों डिस्कस कर दूंगा। ये ग्राउंड लगता है आप लोगों का थोड़ा सा पड़ा हुआ है। इलेबोरेट हाइब्रिडाइजेशन मोर। अब अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन करके
प्रोब और एलाइसा को और इलेबोरेट आप करना चाहते हैं, वो करके 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो अगला चैप्टर जो क्या स्टार्ट होना है वो भी सोच के रखेंगे कल के लिए आप। और अभी और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। प्रोब बच्चे दोनों जगह आप अंडरलाइन कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोब, डिजीज का प्रोब, ठीक है। नाउ आई विल कंटिन्यू द सेम। एक मिनट बच्चे, मैं 1 मिनट आप नोट कर लें। जीरो 4 आपका तो था भाई इसमें। एनीवे 11 हो गया। 9310 ठीक है, ऐड करता हूं। अब आपको अभी पहले मैं 2 चीजें भेजता हूं। नंबर 1, एक उस बच्ची का पिक्चर, और नंबर 2 में स्टेम सेल। और हैव एनी